हिस्ट्री एजुकेटर, और जैसा कि हम डील कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ, जिसमें करंटली हम हैं हमारे चैप्टर 3 पर, जो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। सो आज का ये वीडियो होगा पार्ट 6 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3। प्रीवियसली हमने डील किया विद द अराइवल ऑफ द फर्स्ट यूरोपियंस इन इंडिया, जो कि थे पोर्चुगीज। फिर हमने देखा कि कैसे उनका राइज और डिक्लाइन हुआ, उनके मुगल रिलेशंस कैसे रहे। देन वी ऑल्सो लर्न कि डच अराइव करते हैं इंडिया में और एंग्लो डच राइवलरी कैसी होती है, और पोर्चुगीज को फाइनली डच कैसे डील करते हैं। बट आज का हमारा वीडियो होगा उस यूरोपियन पावर के बारे में जिसने अपने पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड से इंडिया को कैप्चर कर लिया था और जिसके साथ हुई थी हमारी स्ट्रगल टू इंडियन इंडिपेंडेंस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, द इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। So, we are talking about the English or the Britishers as we call them. So, ये सब शुरू होता है चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द वन के। अब ये क्वेश्चन होगा चार्टर की मीनिंग क्या होती है, राइट? सो चार्टर को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एक तरीके का परमिशन, एक तरीके का अलावेंस दैट हाँ आप जाकर हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस गो अहेड, एनओसी, ये सब डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं एक चार्टर के लिए। और क्वीन एलिजाबेथ ऑफ कोर्स इज द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। सो लेट्स सी कब ये सब शुरू हुआ। सो ये शुरू होता है फ्रांसिस ड्रेक के वॉयज से। अब फ्रांसिस ड्रेक कौन है? फ्रांसिस ड्रेक एक ब्रिटेन के सिटीजन होते हैं जिन्होंने अपना वॉयज किया था अराउंड द वर्ल्ड इन 1580 में। क्या होता है उनका वॉयज अराउंड द वर्ल्ड? इन्होंने अपना वॉयज शुरू किया था 1577 में एंड विद इन 3 ईयर्स इन्होंने पूरे वर्ल्ड का, दैट मीन अर्थ के अराउंड अपने वॉयज को लेकर गए थे। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर मैगेलन। मैगेलन कौन थे? मैगेलन वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन, जो एक पोर्चुगीज थे जिन्होंने सकम नेविगेशन किया था अर्थ का, और ये हुआ था 1519 में। सो इनके बाद जो फर्स्ट पर्सन थे टू डू दैट वाज अ ब्रिटिश नेम फ्रांसिस द ड्रेक। तो जब फ्रांसिस ने ये नेविगेशन पूरा किया और जब इंग्लिश नेवी ने स्पेनिश आर्मेडा, आर्मेडा अगेन इज अनदर वर्ड फॉर आर्मी और द नेवी और द फ्लीट, उनके जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे, तो जब फ्रांसिस ने नेविगेशन पूरा किया और जब इंग्लिश ने विक्ट्री हासिल की स्पेनिश आर्मेडा पे 1588 पर, सो ये दोनों जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे सेंस ऑफ एंटरप्राइज को ब्रिटेन में, और ये उनके सेलर्स को, उनके जो समंदरी जाबाज है, उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाएंगे। किस बात के लिए? कि हाँ अब हम तैयार हैं ईस्ट की तरफ जाने के लिए, टू वेंचर आउट, हम उस समंदर में जाने को तैयार है जो हमें हमारे ईस्ट तक, हमारे ओरिएंट तक लेकर जाएगा। बिकॉज जब नॉलेज बढ़ी यूरोप में और अराउंड द वेस्टर्न वर्ल्ड कि कितना प्रॉफिट पोर्चुगीज को मिल रहा है ओरिएंट ट्रेड से, इंडिया के साथ ईस्टर्न एरियाज के साथ ट्रेड करके, सो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड इवन द इंग्लिश ट्रेडर्स, उनको भी इसमें एक हिस्सा चाहिए था। वो फील कर रहे थे कि हम क्यों इससे पीछे हैं, अगर पोर्चुगीज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट ब्रिटिशर्स। सो शुरू होता है ये सब 1599 से, जब एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स जो अपने आप को कहते हैं एक कंपनी बनाते हैं और उसका नाम रहता है मर्चेंट एडवेंचरर्स, और ये 31 दिसंबर 2016 को क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लेते हैं, उनकी परमिशन मिल जाती है और उन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स भी दिए जाते हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग कंपनी है वो जाकर इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर सकती है। और उन्होंने इसमें कुछ ऐड किया एंड नाउ इट वाज कॉल्ड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। सो द नेम हैज बीन एडेड टू दिस। पहले क्या नाम रखा गया था? मर्चेंट एडवेंचरर्स, जब सिर्फ मर्चेंट से अपने आप को जोड़कर एक कंपनी बनाई थी। लेकिन जब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर उन्हें मिलता है, सो नाउ द कंपनी इज कॉल्ड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ओके, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उन्हें ट्रेडिंग का परमिशन मिल गया है।
और जब ये जब शुरू हुआ, जब फर्स्ट टाइम उन्हें चार्टर दिया गया, सो उन्हें कहा गया था कि आपको मोनोपोली 15 ईयर्स की है। जैसे हम लोग आज के टाइम में अगर किसी भी चीज़ का परमिट लेते हैं या किसी चीज़ का परमिशन लिया जाता है तो उसका फ्यू ईयर्स का हमें कहा जाता है ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पासपोर्ट भी बनाते हैं तो वो 10 साल बाद हमें रिन्यू करना पड़ता है। सिमिलरली ये चार्टर जो है 15 ईयर्स की मोनोपोली देता था, बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 1609 की, जब एक फ्रेश चार्टर के जरिए उसे लाइफ टाइम के लिए यानी इनडेफिनिटली बढ़ा दिया गया था विदाउट एनी लिमिट। अब हमें पता है कि एज द डच वर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द ईस्ट इंडीज, हमें पता है कि डच यहाँ पर पहले ही से है, पोर्चुगीज ऑलरेडी आई है, एंड अब इंग्लिश ने भी अपनी अटेंशन यहाँ पर फोकस कर दी है। और वो जब इंडिया आए इंग्लिश ट्रेड के लिए, तो उनका क्या ऐसी कमोडिटी थी जिस पर उनकी नज़र सबसे ज़्यादा थी, तो वो था टेक्सटाइल। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो था कैलिकॉज, अनदर वर्ड फॉर दैट इज कॉटन। इंडिया का जो कॉटन था वो चाहिए था ब्रिटिशर्स को। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले आ जाएगा, और अब जो उनकी कंपनीज है, उनकी जो फैक्ट्रीज है, वहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए। और इंडिया में हम देखेंगे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। सो जो इंडिया का रॉ मटेरियल टेक्सटाइल के तौर पर कैलिकॉस के रूप में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी। सो ये तो था कि वो इंडिया में कैसे आते हैं, कब उनकी कंपनी बनती है, कैसे उन्हें चार्टर मिलता है। अब हम देखेंगे कि उनका प्रोग्रेस कैसे हुआ, हाउ द इंग्लिश कंपनी फ्लरिश्ड एंड प्रोग्रेस्ड इन इंडिया। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो पहले हम देखेंगे कि उनका वेस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन ऑफ इंडिया में कैसे कंट्रोल बढ़ा। सो द फर्स्ट कैप्टन जिनकी साथ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कदम रखा वो थे कैप्टन हॉकिंस। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, यू शुड रिमेंबर। और किनकी कोर्ट में ये आते हैं? तो ये आते हैं जहांगीर की कोर्ट में। जैसे कि हमने पोर्चुगीज में देखा था कि वो आते हैं जैमोरीन की कोर्ट में, राइट। और कहाँ पर वो लैंड करते हैं? कैलीकट में। ओके, वास्को डी गामा के जरिए। यहाँ पर है कैप्टन हॉकिंस जो आएंगे जहांगीर की कोर्ट में। ओके, बट द मिशन टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत डिडंट सक्सीड। ये चाहते थे, जब वो जहांगीर की कोर्ट में आते हैं तो एक प्रस्ताव रखते हैं मुगल्स के सामने कि हमें एक फैक्ट्री बनाने दी जाए सूरत में। लेकिन हम जानते हैं कि पोर्चुगीज पहले से मुगल कोर्ट में प्रेजेंट हैं और उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है इस वक्त, जब हम 1609 की बात कर रहे हैं। तो उन्हें ऑफकोर्स पोर्चुगीज की अपोजिशन का सामना करना पड़ता है और उन्हें सूरत में एक फैक्ट्री डालने की परमिशन नहीं मिलती। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू अफेक्ट हॉकिंस, और हॉकिंस ने आगरा को छोड़ दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंडिया से निराश होकर चले गए। उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाने स्टार्ट किए और मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपना काम सदर्न इंडिया में शुरू कर दिया, और स्पेसिफिकली सदर्न ईस्टर्न। अगर ये हमारा इंडिया का टिप है तो ये हमारे साउथ इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, सदर्न ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर उनकी 1616 में एक फैक्ट्री भी तैयार हो गई। लेकिन जब 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं जो डिफीट करेंगे पोर्चुगीज को सूरत के पास, जो कि एक उनका कितना इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहीं पर पोर्चुगीज को लॉस का सामना करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कैप्टन जो होंगे थॉमस बेस्ट, और इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे मुगल रूलर जहांगीर, और उन्हें ग्रांट कर दी जाएगी अब परमिशन 1613 में एक फैक्ट्री बनाने की सूरत में। जो फैक्ट्री बनाने की परमिशन हॉकिंस को नहीं मिली थी जहांगीर के जरिए, क्योंकि पोर्चुगीज का इंटरफेरेंस था। अभी उन्हें हराने के बाद कैप्टन बेस्ट को मिल जाएगी परमिशन। और जहांगीर क्यों बहुत इंप्रेस हुए थे कैप्टन बेस्ट से, हमने पिछले वीडियो में भी देखा। जो कैप्टन बेस्ट थे उन्हें तुर्की ज़बान आती थी, टर्किश बोलते थे वो। सो उन्हें कोई मिडल मैन नहीं चाहिए था, वो डायरेक्टली एम्परर से बात करते थे। सो दिस वाज आल्सो वन थिंग जो उनका कनेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थॉमस एल्डवर्थ के अंडर सूरत में फाइनली एक फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि 1615 आते आते सर थॉमस रो नाम के
एक एम्बेसडर जेम्स वन के जरिए भेजे जाते हैं। हमने देखा पहला चार्टर जो है क्वीन एलिजाबेथ द वन ने भेजा था, जो था 1600 में। अब हम 15 साल बाद देख रहे हैं और अब इंग्लैंड का क्राउन है जेम्स वन के पास, और आएंगे सर थॉमस रो इनकी परमिशन लेकर, इनके एम्बेसडर बनकर अगेन जहांगीर की कोर्ट में, और वो वहां पर 1619 तक यानी ऑलमोस्ट 4 साल तक रहेंगे। इनका मकसद यहाँ पर आने का था कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट उनकी ट्रेडिंग ट्रीटी हो जाए, कोई बहुत बड़ा एक तरीके से आज के वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कमर्शियल मुगल्स के साथ, लेकिन ये अनसक्सेसफुल होता है जहांगीर के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट और कमर्शियल ट्रीटी बनाने में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला उन्हें। ही वॉज एबल टू सिक्योर अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस। उन्हें कोई बड़ी ट्रीटी तो नहीं मिली, बट बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले। उन प्रिविलेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट थी एक परमिशन, और वो परमिशन थी फैक्ट्रीज बनाने की, जो कि बनेंगी आगरा, अहमदाबाद और बरोच में। अहमदाबाद अगेन पार्ट ऑफ गुजरात, अगेन नियर द वेस्टर्न कोस्ट। सूरत में ऑलरेडी उन्होंने एक अपनी फैक्ट्री बना ली है, नाउ दे कैन मेक वन इन अहमदाबाद ऑल्सो। देख रहे हैं हम कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इंग्लिश की फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ते जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो इंग्लिश कंपनी है उसको बहुत स्मूथ प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी दो कंटेंडर्स थे, जो थे पोर्चुगीज और डच, और कोई भी इतनी आसानी से एक नए पावर को अपने ट्रेडिंग पॉइंट पर आने नहीं देगा। उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा बिगिनिंग में, और यही हुआ ब्रिटिशर्स के साथ भी। बट जो सिचुएशंस थी वो बदल रही थी, और इन बदलती हुई सिचुएशन का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, वो होता है कि बॉम्बे जो था वो गिफ्ट किया गया था किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड को, ओके, पोर्चुगल किंग के जरिए। किस सूरत में? तो डावरी में चार्ल्स मैरिड द पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा इन 1662। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू क्या हुआ। पोर्चुगीज जो प्रिंसेस थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, इनकी शादी होती है इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द सेकेंड से, और इस शादी में डावरी में कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा को मिलता है बॉम्बे। बट ये जो बॉम्बे हम बात कर रहे हैं, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैसा ब्रिटिशर्स ने उन्हें बाद में बनाया, वो सूरत में नहीं था जब उन्हें ये मिला। सो बॉम्बे एक बड़ी जमीन नहीं था, बॉम्बे वॉज 7 स्मॉल आइलैंड्स। ओके, बॉम्बे को कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ऑल द वो वेस्टर्न कोस्ट पर था, बट वो 7 छोटे छोटे आइलैंड्स थे जब उन्हें डावरी में दिया गया। लेकिन ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इन 7 आइलैंड्स को जोड़ा और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की, जो कि हम देखेंगे बाद में कितना इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड पॉलिटिक्स बन जाता है ब्रिटिशर्स के लिए। एंड टिल टुडे जब वो मुंबई बन चुका है, तो कितना इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर है वो इंडिया का, उसे तो हम कमर्शियल राजधानी भी कहते हैं, राइट। सो दैट वाज द थिंग जो एक चेंजिंग पॉइंट रहा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में इंडिया के ताल्लुक से। अब बॉम्बे जो है वो मिला किसे? चार्ल्स द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड को। लेकिन क्या करेंगे, ब्रिटेन की जो रॉयल क्राउन होगा वो बॉम्बे को दे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एनुअल पेमेंट पर, कि आप हमें सालाना एक पर्टिकुलर अमाउंट दीजिए, जो अमाउंट था 10 पाउंड्स, ओके, एंड टेक इट। आप बॉम्बे के साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक तरीके से रेंट पर दे दिया गया था एनुअल पेमेंट पर 1668 में। लेकिन हम जानते हैं कि कैसे ये एक हेडक्वार्टर बन जाएगा लेटर ऑन वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, और सूरत को ओवरटेक कर लेगा बॉम्बे। सो ये जो सिचुएशन हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में बॉम्बे आ गया और उन्होंने इस 7 आइलैंड को एक बड़ी प्रेसिडेंसी में तब्दील कर लिया और सूरत से उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे आ गया। सो अब जो वेस्टर्न रीजन है वहां पर ब्रिटिशर्स का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि जैसे वक्त जाते जाएगा देयर वॉज अ पीस, एक स्लोली एक पीस आ जाएगा बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्चुगीज ऑल्सो,
क्योंकि हम जानते हैं कि पोर्चुगीज को स्लोली स्लोली डच का सामना करना पड़ रहा था, उनकी पावर्स कम होती जा रही थी, डच उन्हें ओवरटेक करते जा रहे थे। तो पोर्चुगीज जो इंडिया से है मेलो डाउन होते जाएंगे, क्योंकि उनके मुगल्स के साथ भी रिलेशंस उतने अच्छे नहीं होंगे शाहजहां के वक्त आते आते। सो अब इंग्लिश और पोर्चुगीज में पीसफुल एटमॉस्फेयर था, लेकिन जो एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज था ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा, जिसकी वजह से इंग्लिश ने इंडिया में राइज किया टू बियॉन्ड एनी एक्सटेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि डच ने अग्री किया था इस बात पर कि वो इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे इंग्लिश कंपनी के कोई भी ट्रेड में, और वो फोकस करेंगे कहाँ पर, डिफरेंट आइलैंड्स में। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे वो ब्राज़ील की तरफ चले गए, साथ ही साथ हमने देखा कि वो जो आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया की तरफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू को ले गए। और देर ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया में रहकर इंग्लिश के साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट करने से बेटर है टू मूव टूवर्ड्स द अदर ईस्टर्न रीजन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे ट्रेड को लेकर। ओके, सो ऐसे हम देखते हैं कि इंग्लिश ने अपने दो आर्च राइवल्स, बहुत बड़े अपने दो राइवल्स कॉम्पिटिटर्स के साथ एक तरीके से फैसला कर लिया, और अब वो इंडिया में एक अनडिफीटेड पावर के जैसे हो गए। लेकिन आगे एक और यूरोपियन पावर आएगी जो कि होंगे फ्रेंच, और ब्रिटिशर्स को फिर से उनके साथ बहुत सारी बैटल्स लड़नी होगी इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट और कम एज द नंबर वन ऑफ इंडिया। बट हम वो देखेंगे आगे। करंटली वी नो दैट कि अभी इंग्लिश के जो दो आर्च राइवल्स थे, जो कि थे पोर्चुगीज और डच, दोनों अब ब्रिटिशर्स के लिए उतने बड़े नुकसान के पॉइंट नहीं रह गए हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम जो देखेंगे कि जो इंग्लिश कंपनी की पोजीशन है ये इम्प्रूव हो जाएगी स्लोली, और आर्च राइवल्स के अलावा जो हमारे लोकल रूलर्स होंगे, जो हमारे लोकल राजा होंगे, वो भी ट्रेड में एक तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए रास्ता आसान कर देंगे। जैसा कि हम देखेंगे कि एक गोल्डन फरमान इशू करेंगे सुल्तान ऑफ गोलकंडा 1632 में। और ये क्या होगा? ये होगा कि अगर वो 500 पगोडाज पर ईयर ब्रिटिशर्स देते हैं तो उन्हें एक प्रिविलेज मिल जाएगा, ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकंडा। पगोडा क्या होता है? तो पगोडा था वॉज एट दैट टाइम की करेंसी। ये गोल्ड और सेमी गोल्ड के कॉइन्स होते थे, गोल्ड एंड सेमी गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड पगोडाज। अगर 500 पगोडाज अ ईयर गोलकंडा के सुल्तान को देंगे तो उन्हें फ्रीली ट्रेड करने दिया जाएगा इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकंडा, जो कि कितना इंपॉर्टेंट एक प्रिविलेज था जो ब्रिटिशर्स को मिल गया। देन हम स्लोली स्लोली देखते हैं कि एक मेंबर होंगे मसूलीपट्टनम की काउंसिल के, जो कि एक ब्रिटिश मर्चेंट होंगे, हिज नेम वुड बी फ्रांसिस डे। और ये 1639 में उन्हें भी रूलर ऑफ चंद्रगिरी की तरफ से परमिशन मिल जाएगी मद्रास में एक फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने की। अब हम सोच रहे होंगे फोर्टिफाई करने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उसके चारों तरफ दीवारें बना लूँ, बड़े बड़े फोर्ट के मतलब किले की दीवार बना लूँ और उसे सेफ कर लूँ कि ताकि वहाँ पर कोई अटैक ना कर पाए, और अगर कोई अटैक करे भी तो वो उसमें सक्सेसफुल ना हो, मेरी फैक्ट्री की जो पोजीशन है वो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। और यही हुआ, और ये जो फोर्टिफाइड फैक्ट्री थी मद्रास में, बाद में जाकर द फेमस फोर्ट सेंट जॉर्ज बन जाती है। हम जानते हैं कि सदर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट रहा, फैक्ट्री रही ऑफ द ब्रिटिशर्स, इट्स ऑलवेज बीन फोर्ट सेंट जॉर्ज। और अगर हम बंगाल की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी फोर्ट विलियम। ओके, in Bengal it's going to be Fort William, and in southern India it's going to be Fort St. George। और इसी के साथ इसने रिप्लेस कर दिया मसूलीपट्टनम को एज अ हेडक्वार्टर। अब हमारा ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर क्या होगा? वो होगा मद्रास। मसूलीपट्टनम पहले हुआ करता था, अब वो होगा मद्रास। हमने देखा कि वेस्टर्न प्रोविंस में अब हेडक्वार्टर है बॉम्बे, और सदर्न एरियाज में हेडक्वार्टर नाउ इट इज मद्रास। अब हम देखेंगे कि जो इंग्लिश के सेटलमेंट्स हैं साउथ इंडिया में वो कितने बेटर से बेटर हो रहे हैं और उनकी पावर बढ़ती जा रही है। इंग्लिश जो है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड करेंगे अब ईस्ट की तरफ। हमने देखा वेस्ट और साउथ मेजॉरिटिवली उनके कंट्रोल में आ गया है, तो अब वो जाएंगे ईस्ट की तरफ।
और ईस्ट में वो बनाएंगे फैक्ट्रीज अपनी हरिहरपुर में जो महानदी के डेल्टा के पास होगी, और वो बनाएंगे ओडिशा में अपनी अदर फैक्ट्री 1633 में जो कि होगी बेलासोर में। सो वेस्ट और साउथ के बाद नाउ दे आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज बंगाल, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के करीब है और ईस्टर्न जो सी ट्रेड है वो बंगाल से ही कंट्रोल किया जा सकता है। So we'll see कि बंगाल was then a large and rich province in India, of course, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ट्रेडिंग इवन एंशियंट टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। एंड विल सी कि वो यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपीयर्ड एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट सीकिंग इंग्लिश मर्चेंट्स थे वो, एंड जो बंगाल था वो हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस रहा है मुगल एम्पायर में। एंड नॉट ओनली इन मुगल एम्पायर, जितने भी इम्पॉर्टेंट रूलर्स इंडिया में रहे हैं जो पैन इंडिया रूल करते हैं, बंगाल हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। इवन हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी बंगाल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट रहेगा। शाह शुजा जो थे वो थे सूबेदार और अदर वर्ड्स में गवर्नर थे बंगाल के, और इन्होंने अलाउ किया इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को, कि ठीक है आप हमारे बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एनुअली हमें 3,000 रुपये देने होंगे और इसकी वजह से आपको कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। अब ये ड्यूटी क्या होता है? सो ड्यूटी जो होता है एक तरीके का टैक्स होता है कमोडिटीज पर, यानी जो चीज़ें खरीदी और बेची जा रही हैं उस पर एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, एक तरीके का टैक्स पे करना होता है। ओके, और ये हो गया हमारा कमोडिटी पर टैक्स जो कि ड्यूटी कहलाएगा। सो अब अगर वो एक बार 3,000 रुपये सालाना दे देंगे तो उन्हें कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, और ये एक बहुत ही इजी ट्रांजैक्शन था ब्रिटिशर्स के लिए। और इसी के साथ उन्होंने हुगली में अपनी ट्रेड बंगाल में शुरू कर दी। फिर हम देखेंगे कि स्लोली स्लोली वो सिर्फ हुगली तक नहीं रुकेंगे, वो कासिम बाजार में, देन बिहार में पटना, राजमहल अगेन इन बिहार, वो अपने ट्रेडिंग पॉइंट्स बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उन्हें ये प्रिविलेजेस मिले थे फरमान के, मुगल्स के ज़रिए या गोलकंडा के राजा के ज़रिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, ऐसा नहीं था। उन्हें ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता था। तो जो कंपनी का बिजनेस था उसे नाउ एंड देन ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता था कस्टम ऑफिसर्स के ज़रिए। कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो ड्यूटीज़ कलेक्ट करते हैं। ओके, सो ऑल दो उन्हें बोला गया था कि आप 3,000 दे दो, आपको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, बट नाउ एंड देन जो लोकल चेक पोस्ट हुआ करती थी वो उनसे ड्यूटीज मांगते थे, टोल्स मांगते थे। लेकिन जो कंपनी थी वो उनका मेन मकसद था टू हैव अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट हुगली में, जैसा कि उन्होंने मद्रास में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री की थी, उन्हें ऐसा ही एक सेटलमेंट चाहिए था बंगाल में, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया की हर कोस्ट पर, हर साइड पर उनका एक इम्पॉर्टेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, सो दैट कि अगर कभी उन पर किसी ने फोर्स से भी अटैक किया सो वो उसका सामना कर पाए। सो विलियम हैजेस नाम के एक एजेंट होंगे और वो गवर्नर भी होंगे कंपनी के बंगाल में। वो शाइस्ता खान जो कि मुगल गवर्नर होंगे उस वक्त के बंगाल में, और हम बात कर रहे हैं 1682 की। शाइस्ता खान इज ऑल्सो द मैटरनल अंकल ऑफ औरंगजेब। शाइस्ता खान और मराठास का हम संहार देखेंगे हमारे आगे के वीडियोस में। सो उस वक्त बंगाल के जो गवर्नर थे मुगल्स के साइड से वो थे शाइस्ता खान। सो उनसे विलियम हेजेस बात करेंगे, लेकिन उनका जो ग्रीवियंस है उसका रेड्रेसल नहीं हो पाएगा, वो जो चाहेंगे उन्हें नहीं मिल पाएगा। एज नथिंग केम आउट ऑफ देयर अपील, जो ब्रिटिशर्स की हॉस्टिलिटीज है वो बढ़ जाएंगी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इंग्लिश और मुगल्स के दरमियान एक तरीके की नाराजगी आ जाएगी, और 4 साल बाद हुगली को फाइनली सैक कर लिया जाएगा, मतलब उसे घेर लिया जाएगा, उसे अपने कंट्रोल में ले लिया जाएगा इंपेरियल मुगल्स के जरिए 1686 में। लेकिन हम जानते हैं कि इंग्लिश खामोश बैठने वाले लोगों में से नहीं है, वो इसके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे, और रिटेलिएशन में इसके जवाब में वो कैप्चर कर लेंगे
मुगल्स के फोर्ट्स को थाना में, जो कि मॉडर्न गार्डन रीच है, और वो ऑल्सो अटैक करेंगे, रेड करेंगे हिजली में, जो कि मिदनापुर में था। और इसकी वजह से जो स्टॉर्मिंग ऑफ द मुगल फोर्टिफिकेशन है उस पर भी अटैक होता जाएगा बेलासोर में। अब इसके साथ हम देखेंगे कि इंग्लिश जो है वो फोर्सफुली निकाले जाएंगे हुगली से, और उन्हें एक बहुत ही अनहेल्दी लोकेशन जो कि माउथ ऑफ द रिवर गंगा होगी भेज दिया जाएगा। सी ब्रिटिशर्स रिटेलिएट करेंगे, लेकिन मुगल्स आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू जस्ट लिसन टू देम एंड एक्सेप्ट एनीथिंग, क्योंकि मुगल्स उस वक्त के पैन इंडिया रूलर्स हैं, उनका रूल इंडिया भर में है। सो वो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स को हुगली से ज़बरदस्ती निकालेंगे और उन्हें रिवर गंगा के माउथ पर या रिवर गंगा के पास भेज दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे कि वो थे हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर, यहाँ पर थे वो हुगली में। अब उन्हें अगर रिवर गंगा के पास भेज दिया गया, दैट मीन्स उनका जो कोस्टल कंट्रोल था वहां से निकालकर उन्हें इंडिया के मिड एरियाज में भेज दिया जाएगा, जो कि उनके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब मुगल रेड करेंगे हुगली पर, सो एक ब्रिटिश ऑफिशियल होंगे, उनका नाम होगा जॉब चार्नॉक। वो कंपनी के एजेंट के तौर पर काम करेंगे और वो स्टार्ट कर देंगे नेगोशिएशन, बातें करना मुगल्स के साथ। ये जो था ब्रिटिशर्स की फ्लैटरी और जो बात करने की टेक्निक थी, मुगल्स को उन्होंने ले डूबा, और वो अपनी बातें स्लोली स्लोली मनवाते चले जाएंगे। और वो स्लोली स्लोली उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, हमसे गलती हो गई, अभी हमें बंगाल की तरफ वापस आने दिया जाए। और वो वापस आएंगे, कलकत्ता में एक जगह होगी जिसका नाम होगा सुल्तानुती, और यहाँ पर जॉब चार्नॉक की नेगोशिएशन के बाद ब्रिटिशर्स वापस आ जाते हैं कलकत्ता में। चार्नोक जो है एक ट्रीटी साइन करेंगे मुगल्स के साथ 1690 में, और इसके साथ ही साथ वो वापस आ जाएंगे सुल्तानुती में, जो कि है कलकत्ता में, अगेन बंगाल। Thus, an English factory was established in 1691, और यहाँ से उन्हें एक इम्पेरियल फरमान वापस मिलेगा, और इसकी वजह से उन्हें ये परमिशन मिल जाएगी कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं विद द पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़ अ ईयर इन द लीव ऑफ ऑल द ड्यूज। जैसा कि हम देखेंगे कि जो चांस, जो ऑप्शन उन्हें ऑलरेडी मिलता था हुगली की सैक होने से पहले, सेम प्रिविलेज उन्हें वापस दे दिया जाएगा जॉब चार्नॉक की नेगोशिएशन के बाद। सो ऑल दो उन्होंने रिटेलिएशन किया, बट अगेन वो अपनी सेम पोजीशन पर वापस आ जाएंगे 1691 में। लेकिन हम देखते हैं कि एक जमींदार होंगे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के, जिनका नाम होगा सोबा सिंह। ये रिबेल करेंगे इंग्लिश के खिलाफ, और यही वो एक मूवमेंट होगा जो ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे थे, और इसी को बहाना बनाकर वो फोर्टिफाई कर लेंगे अपना सेटलमेंट सुल्तानुती में। वो कहेंगे कि जैसे हमें एक रिबेलियन का सामना करना पड़ा सोबा सिंह के जरिए, ऐसे चांसेस हैं कि हमारे सुल्तानुती के जो सेटलमेंट है वहाँ पर फिर अटैक हो और हमारी चीज़ें बर्बाद हो, तो प्लीज़ हमें इसे फोर्टिफाई करने दिया जाए, इसे मजबूत करने दिया जाए। और इसी के साथ 1696 में हम देखेंगे कि उनका अब यहाँ पर सेटलमेंट फोर्टिफाई हो गया है, बहुत ही मजबूती से बना दिया गया है। सो अब कोई उन पर अटैक कर कर आसानी से जा नहीं सकता। फिर हम देखेंगे कि 1698, 2 साल में ही इंग्लिश सक्सीड कर लेंगे एक और परमिशन लेने में, और ये परमिशन होगी 3 विलेज को खरीदने की जमींदारी के लिए। और ये 3 विलेजेस कौन से होंगे? ये होंगे सुल्तानुती, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को फोर्टिफाई कर लिया है, गोविंदापुर एंड कालीकता, जिसे हम काली घाट भी कहते हैं। ये सब बंगाल के ही एरियाज होंगे, और इन तीनों विलेजेस की ज़मींदारी वो खरीद लेंगे, और एक तरीके से वो ओनर्स बन जाएंगे 1200 रुपये पे कर कर। और ऑफ कोर्स वो इसे फोर्टिफाई करेंगे, इसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्जे में लेंगे और स्ट्रॉन्ग दीवारें बनाएंगे, और यही वो होगा फोर्ट विलियम, द वेरी फेमस फोर्ट ऑफ बंगाल, फोर्ट विलियम। और ये एक बन जाएगी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा, जिसके पहले प्रेसिडेंट होंगे सर चार्ल्स आयर। हम जानते हैं कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स व बॉम्बे,
मद्रास और बंगाल। सो बंगाल में होगा फोर्ट विलियम, मद्रास में होगा सेंट जॉर्ज, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि उन्हें डावरी में मिली है पोर्चुगीज के जरिए। किस तरीके से एक सेंचुरी भी नहीं लगी और हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड वेस्ट, साउथ, ईस्ट, हर पार्ट ऑफ इंडिया में, ऑल थ्री कोस्ट ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए हैं। और इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जो हमारे लोकल रूलर्स थे और उनके जो फरमान थे, उनकी जो परमिशंस थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते चले गए। अगर हम बात करें फारूक सियार की जो कि एक मुगल रूलर थे, उनके फरमान की, तो ये कैसे एक मैग्ना कार्टा के तौर पर वर्क करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए। मैग्ना कार्टा क्या होता है अगर हम इसकी बात करें? सो मैग्ना कार्टा एक तरीके का बहुत बड़ा चार्टर था ब्रिटिश की हिस्ट्री में, जिसकी वजह से उन्हें लिबर्टी मिली थी। ये एक तरीके से सिंबलाइज करता है आज़ादी को, लिबर्टी को, जो कि मिला था किंग जॉन के जरिए। ये एक डिफरेंट पॉइंट है जो ब्रिटिश हिस्ट्री में हुआ था, लेकिन जो फारूक सियार के फरमान होंगे उसे मैग्ना कार्टा से कंपेयर किया जाएगा क्योंकि इसके जरिए भी उन्हें आज़ादी और लिबर्टी मिलेगी टू ट्रेड। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। हम बात कर रहे हैं 1715 की, जब एक इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमन आएगा मुगल कोर्ट में फारूक सियार के सामने, और यहाँ पर उन्हें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फरमान्स दिए जाएंगे, परमिट्स दिए जाएंगे, और इसकी वजह से उन्हें इतने ज़्यादा वैल्यूएबल प्रिविलेजेस मिलेंगे बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में। आप देख सकते हैं बंगाल वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, गुजरात वेस्टर्न कोस्ट एंड हैदराबाद सदर्न इंडिया, तीनों इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंडिया में उन्हें प्रिविलेज मिलेंगे। और इन फरमान की वजह से इन्हें इतने ऑप्शंस और इतनी आज़ादी मिलेगी कि सिर्फ मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहा जाने लगा। सो लेट्स सी कि वो क्या थी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो बंगाल में उन्हें बोला गया कि जो कंपनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी, जो सामान आएगा और जाएगा, उसमें उन्हें कोई एडिशनल कस्टम, कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी अगर वो 3,000 रुपये एनुअली, सालाना दे देंगे। सो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन अब ये ऑल ओवर बंगाल इसका इफेक्ट होगा। और बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट थी ईस्टर्न ट्रेड के लिए, ओरिएंटल ट्रेड के लिए। फिर कंपनी एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्हें देगा और वो होगा दस्तक। दस्तक को हम इंग्लिश में कह सकते हैं पासेस। सो ये एक तरीके का कार्ड होगा, एक तरीके का इक्का जो उन्हें मिल जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो डिफरेंट लोगों को ये दस्तक, ये पास दे सकते हैं। सो ये पास तो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा पर्सनल ट्रेड के लिए, जो कि करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ही। मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे इसका गलत इस्तेमाल होने लगेगा उन्हीं के ऑफिसर्स के जरिए। फिर कंपनी ने एक और जो इम्पोर्टेंट चीज हासिल की वो था परमिट, रेंट करने का। वो जितनी भी जमीनें चाहे आसपास कलकत्ता के, शुरू उन्होंने किया था 3 विलेजेस को की जमींदारी खरीदने से, लेकिन हम देखेंगे कि अब वो एज मच ऑफ लैंड वो जितनी भी चाहे कलकत्ता के आसपास रेंट कर सकते हैं। देन हम देखेंगे हैदराबाद में उनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी और जो प्रिविलेज था उसे स्टोर किया गया ड्यूटीज ना भरने के ताल्लुक से, और उन्हें रेंट सिर्फ मद्रास के लिए देना पड़ रहा था। और अगर हम वेस्टर्न कोस्ट पर सूरत की बात करें, सो 10,000 रुपये के एनुअल पेमेंट के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें छोड़ दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया हर तरीके की ड्यूटीज से। सो अगर बंगाल और सूरत जो कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्ट ऑफ ट्रेडिंग पॉइंट है ईस्ट के लिए, ब्रिटिश इंडिया को यहाँ पर दोनों जगह किसी भी तरह का कस्टम ड्यूटी, कोई भी कमोडिटी पर नहीं भरना पड़ रहा था, सिर्फ एक मिनिमल एनुअल पेमेंट देकर उन्हें दस्तक, पासेस देने का भी राइट मिल गया था। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अब उनकी ट्रेडिंग में जो उन्हें मुनाफा होगा, जो बेनिफिट होगा, वो कितना ज़्यादा होने वाला है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि फारूक सियार के फरमान से ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ, वो थी डिक्री, वो था फैसला कि जो भी कॉइन्स कंपनी मिंट करेगी, कंपनी बनाएगी बॉम्बे में, वो पूरे मुगल एम्पायर में चल सकते हैं। सो अब ये खुद की करेंसी भी बनाएंगे, खुद के कॉइन्स बनाएंगे बॉम्बे में, और वो पूरे मुगल एम्पायर में उनका ये कॉइन चलेगा। सो वी कैन सी दैट कि वो कैसे ट्रेडर्स बनकर आए, फिर जमींदारी का हक लिया, फिर जमीनें यहाँ पर रेंट करने लगे, और अब उनके पास इतनी पावर है कि वो हम इंडिया में करेंसी मिंट करेंगे और मुगल एम्पायर के हर एरिया में वो करेंसी मानी जाएगी। दैट वॉज अ वेरी बिग इफेक्ट जो फारूक सियार के फरमान से हुआ। लेकिन अपेरेंटली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इतने जो ट्रेडिंग कंसेशंस और इतने जो बेनिफिट्स हासिल किए थे बंगाल में मुगल अथॉरिटी के ज़रिए, ये सब जो है उन्होंने फ्लैटरी और डिप्लोमेसी से, यानी अगर हम आम ज़बान में कहें तो उन्हें अपनी बातों में फंसाकर और अपनी शातिराना हरकतों के ज़रिए, अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए हासिल किया था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसकी वजह से अब इंग्लिश बहुत ही आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं और उन्हें किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वी स्टिल नो कि अभी भी एक बहुत बड़ी पावर जो कि फ्रेंच के तौर पर इंडिया में है, और उन्हें इसे वैंक्विश करना है, उसे ख़त्म करना है बिफोर वो अपना यहाँ पर किसी भी तरीके का कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर बना पाए। लेट्स जस्ट हैव अ क्विक व्यू कि क्या हुआ फॉर्मेटिव ईयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड, विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर की कोर्ट में 1601 में। देन विल सी कि कैसे सूरत में एक ट्रेड सेंटर बनाया जाता है। देन फाइनली हम देखेंगे कि फैक्ट्री बनेगी सूरत में 1613 में। कैसे थॉमस रो के किंग जेम्स के जरिए एक एम्बेसडर बनाए जाने से प्रिंस खुर्रम के फरमान्स मिलेंगे और उन्हें फ्री ट्रेड करने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और उन्हें लैंड जो टोल्स होंगे उससे भी आज़ाद कर दिया जाएगा। देन स्लोली विल सी के मसूलीपट्टनम में कैसे पहली फैक्ट्री बनाई जाएगी 1616 में, और कैसे सुल्तान ऑफ गोलकंडा के ज़रिए जो उन्हें फरमान, गोल्डन फरमान दिया जाएगा, उससे उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती जाएगी 1632 में। देन इंडिया के जो अदर पार्ट्स है जैसे कि हरिहरपुरा या बेलासोर उड़ीसा में, मेन लैंड इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल बढ़ाते चले जाएंगे। एंड वी कैन नॉट फॉरगेट कि जो लीस ऑफ मद्रास है कैसे उन्हें एक लोकल किंग के जरिए मिलती है, और कैसे फाइनली हुगली जो कि बंगाल में है वो अपना ट्रेडिंग पॉइंट बनाते चले जाते हैं। और किंग चार्ल्स द सेकंड के आते आते जब बॉम्बे उन्हें डाउरी में मिलेगा कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से शादी करने के बाद, सो कैसे ब्रिटिशर्स उसे एनुअल पेमेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, और कैसे वो 7 आइलैंड्स बन जाएंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। देन 1667 में अहेड विल सी कि कैसे इंग्लिश के फरमान के जरिए ट्रेड जो है बंगाल में बढ़ता जाता है, और उसमें औरंगजेब का क्या रोल होगा। एंड देन इन 1717 वी कैन नॉट फॉरगेट जो फारूक सियार ने अपने फरमान जारी किए, और जो कि एक लिबर्टी, एक मैग्ना कार्टा का सिंबोलिज्म माना जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा ट्रेड कंसेशन ब्रिटिशर्स को मिले वो फारूक सियार के इस फरमान से ही मिलते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि एज टाइम वुड गो अहेड और फ्रेंच के साथ उनका कंपटीशन बढ़ता जाएगा, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली दे विल विन ओवर। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ब्रिटिश की कंपनी है उसे मर्ज कर लिया जाएगा। दैट मीन्स दो इंग्लैंड की कंपनीज को मर्ज कर लिया जाएगा। और ये कब होगा? ये होगा जब एक रेवोल्यूशन आएगा ब्रिटेन में 1688 में, जिसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं या फिर ब्लड रेस रेवोल्यूशन। सो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब आएगा 1688 में, तो जो विग्स होंगे, अब ये विग्स कौन है? सो विग्स जो है एक पॉलिटिकल पार्टी होगी ब्रिटेन में, जिनके अपोजिशन में होंगे टोरीज। ओके, विग्स एंड टोरीज जो है इंग्लैंड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की पार्टीज होंगी। सो जब विग्स का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, सो ये अपोज करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अकेले ईस्ट में क्यों है,
और लोगों को मौका मिलना चाहिए। सो एक राइवल कंपनी बनाई जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिशन में, इंग्लिश में, इंग्लैंड में, और वो डिप्यूट करेंगे विलियम नॉरिस को अपने एम्बेसडर के तौर पर औरंगजेब की कोर्ट में। ताकि उन्हें ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिल सके, उनके लिए हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की राइवल कंपनी की, जो कि सर विलियम नॉरिस की लीडरशिप में औरंगजेब की कोर्ट में आती है। लेकिन ये जो नई कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं टिक पाती है और एक बहुत बड़े फेलियर के तौर पर सामने आती है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर वहाँ के राजा, इंग्लैंड के क्राउन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और विग्स जो कि उस वक्त पार्लियामेंट में सत्ता में थे, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसकी वजह से जो ये न्यू कंपनी थी उसे और ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्जर हो जाता है। ओके, और अब ये जो कंपनी है वो कहलाएगी, आफ्टर द अमालगमेशन इन द ईयर 1708, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये होगा उस कंपनी का नाम। एंड यही वो ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली होगी 1708 से, जो स्टैब्लिश करेगी ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। क्योंकि हमने अभी तक जो भी देखा वो ट्रेड से रिलेटेड था कि कैसे उनकी पावर्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम देखेंगे कि 1708 के बाद कैसे वो वेंचर आउट करेंगे पॉलिटिकल पावर में भी, और हम स्लोली स्लोली देखते जाएंगे कि कैसे प्लासे आते आते 1757 आते आते उनका कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा, वो किंग मेकर बनेंगे और इंडिया की पॉलिटिक्स पर रूल करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।